नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़। पिछले 1.5-2 साल से आप सभी लोग बहुत सारे वायरसेस के नाम सुन चुके होंगे। करंट अफेयर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट भी है। तो आज इस लिस्ट में एक नया नाम शामिल हो रहा है, मारबर्ग वायरस। इस वायरस के कारण पश्चिमी अफ्रीकी देश गिनी में एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। और ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये वायरस बहुत खतरनाक होता है, इसकी फेटालिटी रेट काफी ज्यादा है और लगभग 16 साल बाद दुनिया में कहीं पर भी इस वायरस का आउटब्रेक हुआ है। 10 अगस्त को गिनी की अथॉरिटीज ने यह कंफर्म किया कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी कुछ दिन पहले और रीजन पता नहीं चल पाया था, उसको मारबर्ग वायरस डिजीज थी। इसे एमवीडी भी लिखा जाता है। पश्चिमी अफ्रीका का यह पहला एमवीडी का केस है। अभी तक पिछले 50 सालों में यहां पर कभी भी यह वायरस नहीं पाया गया है। सो इट इज द फर्स्ट टाइम इस रीजन में यह वायरस आउटब्रेक हुआ है। आगे बढ़े उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी पर आप मुझे इस आईडी पर फॉलो कर सकते हैं और इस लेक्चर का पीडीएफ आपको पाथफाइंडर के टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। इस बीमारी के फैलने का तरीका क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है। देखिए, रोजेटस बैट, जिसको इजिप्शियन फ्रूट बैट भी कहा जाता है, इसका साइंटिफिक नेम है रोजेटस इजिप्टिकस। इस बैट से, इस चमगादड़ से ये वायरस इंसानों में फैलता है। तो बैट्स में बहुत तरह के वायरसेस होते हैं। आपको जानकारी होगी कि कोरोना वायरसेस भी बैट्स में होते हैं, पर इनको कोई नुकसान नहीं होता वायरसेस से, लेकिन ये उसके होस्ट का काम करते हैं। तो इनके खून में ये वायरसेस काफी कॉमनली पाए जाते हैं। लेकिन जब ये बैट्स इंसान कंज्यूम करते हैं या फिर किसी भी तरह से इंसान इन चमगादड़ों के संपर्क में आते हैं, तो ये वायरस ह्यूमंस में फैल जाता है। और एक इंसान से दूसरे इंसान में ये मारबर्ग वायरस कैसे फैलता है? बॉडी फ्लूइड्स के माध्यम से। तो इसमें सलाइवा, सीमेन, ब्लड, ये सभी बॉडी फ्लूइड्स जो होते हैं ये शामिल हैं। ये बॉडी फ्लूइड्स जब किसी सतह पर जाते हैं और वहां से दूसरे लोगों के संपर्क में आते हैं तो भी ये बीमारी फैलती है। वैसे आपको अब ये सब चीजें समझ में आई गई होंगी अच्छे से, क्योंकि अब कोविड-19 जब से फैला है तब से ये मैसेज इतना ज्यादा लोगों के दिमाग में बिठा दिया गया है कि कैसे आपको बीमारी से बचना है। तो आई एम श्योर इन चीजों से अब आप अवगत होंगे। इस वायरस का क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो यूपीएससी या अन्य किसी जीएस लेवल के एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा। अगर आप कोई बायोलॉजी या फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर पूछ सकते हैं। तो इसे देख लीजिएगा, फैमिली फाइलोविरिडी है और स्पीशीज का पूरा नाम क्या है? मारबर्ग वायरस। तो ये नाम है इसका। इबोला का काफी निकट रिश्तेदार है। इट इज वेरी सिमिलर टू इबोला। इनफैक्ट इसके लक्षण भी इबोला से काफी मिलते जुलते हैं और इसीलिए पश्चिमी अफ्रीका में जब ये केस आया तो सबसे पहले इबोला के लिए टेस्ट किया गया, लेकिन इबोला नहीं निकला। तो थोड़े से जो साइंटिस्ट या डॉक्टर्स हैं वो सावचेत हुए कि ऐसी क्या बीमारी है जो इबोला नहीं थी। तो फिर उन्होंने मारबर्ग वायरस का टेस्ट किया और पॉजिटिव पाया गया। तो इबोला भी की तरह ही ये भी एनिमल से पहले ह्यूमंस में और फिर आगे ह्यूमन टू ह्यूमंस में स्प्रेड होता है। कोरोना वायरसेस भी ऐसे ही फैलते हैं। और इस बीमारी का आखिरी बड़ा आउटब्रेक मारबर्ग वायरस का अंगोला में था। अंगोला भी एक अफ्रीकी देश है। 2005 में आखिरी बड़ा आउटब्रेक था और यहां पर 200 लोगों की मृत्यु हो गई थी। बाय द वे, इसका नाम मारबर्ग क्यों है वायरस का? अजीब सा नाम आपको लग रहा होगा। देखो, पहले के जमाने में क्या होता था, जिस शहर में पहली बार वायरस डिस्कवर हुआ उसके पीछे डिजीज का नाम रख देते थे। तो 1967 में जर्मनी के मारबर्ग शहर में पहली बार ये वायरस डिस्कवर हुआ था और इसीलिए इसको मारबर्ग वायरसेस कहते हैं। लेकिन आप सभी इस बात से अवगत होंगे कि 21वीं सदी में इस तरह के नोमेनक्लेचर्स को फॉलो अब नहीं किया जा रहा है। एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, अगर माइक्रोस्कोप के नीचे इस वायरस को देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का नजर आएगा। छोटी छोटी रॉड्स की तरह आपको नजर आएगा ये, जिसको फिलामेंटस स्ट्रक्चर कहा जाता है। फिलामेंट्स की तरह ये नजर आता है। और इंसान के शरीर में ये एंटर कहां से करता है? म्यूकोसल मेम्ब्रेन के माध्यम से। जैसे कि आपकी नाक या फिर आंख या मुंह के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं वहां से ये एंटर करेगा, या फिर शरीर में अगर कहीं चोट लगी हुई है, कोई स्किन में लीजन है, कट है, वहां से भी वायरस एंटर कर सकता है। ये इसका स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से। आप देखेंगे कि यहां पर भी कुछ ऐसे फिलामेंट्स हैं जो इसको शरीर में, सेल्स में एंटर करने में मदद करते हैं। शरीर में एंट्री के पश्चात ये लिवर, लिम्फ नोड और स्प्लीन को टारगेट करता है और अपने आप को तेजी से रेप्लिकेट करने के लिए, यानी कि जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करने के लिए ये इम्यून सिस्टम पर हमला करेगा। तो इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं पहले उन पर अटैक किया जाता है, जैसे कि मोनोसाइट्स, और उससे हमारा इम्यून सिस्टम या रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता शरीर की कमजोर हो जाती है। और इससे वायरस को क्या फायदा मिलता है कि वो तुरंत अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकता है। अनकंट्रोल्ड वायरल रेप्लिकेशन देखा जाता है। बीमारी के लक्षण क्या है? तेज बुखार, सरदर्द और ओवरऑल शरीर में दर्द या फिर डिस्कंफर्ट का होना। ये वायरस जब लिवर को टारगेट करता है तो उससे शरीर में क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बन पाते। आपको बता दूं कि लिवर क्लॉटिंग फैक्टर्स को बनाता है, ज्यादातर क्लॉटिंग फैक्टर्स को। और ये क्लॉटिंग फैक्टर जब खून में नहीं होंगे तो रक्त बहने पर आपका रक्त रुकेगा नहीं, रक्त के थक्के नहीं बनेंगे, कोएगुलेशन में दिक्कत आएगी और उसके कारण हेमरेजिंग देखी जा सकती है। हेमरेजिंग का मतलब होता है रक्तस्राव।
तो आंतरिक रक्तस्राव इंटरनल या एक्सटर्नल बाहर हेमरेज भी हो सकता है। तो देखो बाहर अगर हेमरेज है तो उसको तो रोका जा सकता है, हम पट्टी वगैरह करके उसको रोक सकते हैं, लेकिन शरीर के अंदर ऑर्गन्स में कहीं अगर हेमरेज होता है तो वो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन हो जाती है, उसके कारण ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है। तो इसकी बीमारी की जो पूरी पैथोलॉजी है वो इबोला के समान ही है और इसीलिए इन दोनों के बीच में कई बार डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है। अभी हेल्थ ऑफिशियल्स इस वायरस से चिंतित क्यों हैं? सबसे बड़ा रीजन है कि इसकी फेटालिटी रेट 88% है। फेटालिटी रेट का मतलब क्या होता है कि जितने लोगों को इन्फेक्शन हुआ है उनमें से कितने मर जाएंगे। तो 100 लोगों को अगर ये वायरस इन्फेक्ट करता है तो उनमें से 88 लोगों में मृत्यु हो जाती है। दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट फेटालिटी रेट्स, इसीलिए ये वायरस इतना खतरनाक है। कुछ हफ्ते पहले गिनी में एक व्यक्ति की डेथ हो गई थी और ये गिनी देश है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका सियरा लियोन और लाइबेरिया पड़ोसी है। थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूं। दिस इज गिनी, दिस इज लाइबेरिया एंड दिस इज सियरा लियोन। तो इन तीनों देश के बॉर्डर पर एक शहर है गुइक्विडू यहाँ पर। तो इस एरिया में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी और इसके सैंपल्स जब टेस्ट किए गए लैब में तब ये मार्बर्ग वायरस निकला था। यहाँ पर दो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स हैं। पहला, जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी वो हॉस्पिटल में एडमिट होकर उसकी डेथ नहीं हुई, बल्कि वो ट्रीटमेंट करवा के घर चला गया था, तो ही डाइड इन द कम्युनिटी, यानी कि वो दूसरों को भी वायरस स्प्रेड करके जा सकता था। और सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि बॉर्डर एरिया है सियरा लियोन और लाइबेरिया का बॉर्डर, तो यहाँ पर हो सकता है कि दूसरे देशों में भी ये वायरस तेजी से फैल जाए। उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन इन देशों के बीच में बॉर्डर चेक्स इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, तो वायरस के फैलने की संभावना काफी ज्यादा बनी रहती है। इबोला के समय भी हमने यही देखा था, इन सभी पश्चिम अफ्रीकी देशों में इबोला बहुत तेजी से फैल गया था। जैसे ही मार्बर्ग डिजीज कंफर्म हुई है तो WHO तुरंत हरकत में आया है। उसने अपने एपिडेमियोलॉजिस्ट और अन्य साइंटिस्ट की टीम को तुरंत वहां डिस्पैच किया है ताकि वायरस को रोका जा सके और डिजीज को सर्वेलेंस के अंदर रखा जा सके कि कितनी बीमारी ये फैली है। जो लोग संपर्क में आए थे उनको आइसोलेट किया गया है। अब एक और बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि जिस शहर में ये मार्बर्ग वायरस डिजीज डिस्कवर हुई है उसी जगह इबोला का आउटब्रेक था पिछले साल। दिस वाज ए न्यू इबोला आउटब्रेक। जो आज से 6 साल पहले हुआ था वो अलग था। अभी रिसेंटली 2020 में एक आउटब्रेक हुआ था इबोला का और उसको अभी 2 महीने पहले ही WHO ने ऑफिशियली खत्म डिक्लेयर किया है। तो इसमें 1 साल में 12 लोग यहाँ पर मरे थे और ये इसी शहर में मेनली इबोला फैल रहा था। ये जो आपको मैंने सिटी बताया गुकेडू, यहीं पर इबोला का आउटब्रेक था। तो इसीलिए WHO अभी इसको हाई रिस्क पर रख रहा है, थ्रेट लेवल नेशनल और रीजनल स्तर पर, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर WHO का कहना है कि इससे खतरा इतना ज्यादा नहीं है। WHO की टीम्स वायरस का सोर्स पता करने में जुट गई हैं और जो भी कांटेक्ट में आए लोग हैं उनको आइसोलेट किया जा रहा है। पहले ये बीमारी अफ्रीका के कई देशों में फैल चुकी है। इसके आउटब्रेक साउथ अफ्रीका, अंगोला, केन्या, युगांडा और DRC में देखे गए हैं अलग अलग समय पर। ज्यादातर आउटब्रेक्स 1980s या 90s में थे। आखिरी बड़ा आउटब्रेक अंगोला में 2005 में देखा गया था। उसके बाद 16 साल बाद ये बीमारी अब फिर से देखी गई है। इस मैप में आपको जो ग्रीन कलर के एरियाज नजर आ रहे हैं ये सभी इजिप्शियन फ्रूट बैट के एरियाज हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये गिनी सियरा लियोन वाला इलाका है यहाँ पर भी फ्रूट बैट पाया जाता है। तो इसीलिए मार्बर्ग वायरस यहाँ पर भी अब डिस्कवर हो चुका है। फाइनली, क्या इस बीमारी का कोई इलाज है? जी नहीं, कोई एंटीवायरल दवाई नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है इसके लिए उपलब्ध। इसीलिए यहाँ पर फेटालिटी रेट भी काफी ज्यादा है। केवल पेशेंट को रिहाइड्रेट करके मैनेज किया जा सकता है, कोई स्पेसिफिक इलाज इसका उपलब्ध नहीं है। इस लेक्चर का PDF आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर UPSC के एस्पिरेंट हैं तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आइए, आपको भारत के बेस्ट टीचर्स यहाँ पर पढ़ाते हुए मिलेंगे। बहुत सारी फ्री स्पेशल क्लासेस होती हैं, इनको आप अटेंड कीजिए। और एक प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है जिसमें आपको रेगुलर टाइम टेबल के साथ UPSC एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी। दोनों ही कोर्सेज के अपने फायदे हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, ये एक बहुत बड़ा एडिशनल बेनिफिट है। जो भी कोर्स आप लेते हैं उस पर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप ये कोड इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त जो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है जिसमें GS और ऑप्शनल दोनों की तैयारी आपकी करवा दी जाएगी, इस पर बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। 50,000 से भी कम प्राइस में आपको ये कोर्स अवेलेबल होगा। याद रखिए, कोड यूज करेंगे तभी आपको 10% डिस्काउंट मिलने वाला है। तो इसको आप अवेल कीजिए। 18 अगस्त तक ये ऑनगोइंग ऑफर है, फ्रीडम ऑफर ऑन द प्लस UPSC कॉम्बो सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर आपको क्लासेस, टेस्ट सीरीज, प्रिंटेड किताबें और ऑप्शनल की क्लासेस सब कुछ एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। EMI पर भी आप इसे अवेल कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, जिसमें चाहें आपको बुक्स मिल जाएंगी। बहुत सारे नए ऑप्शनल के कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं। टेस्ट सीरीज कंप्लीटली फ्री है। GS और ऑप्शनल के कोर्स पर भी कुछ एडिशनल बेनिफिट्स हैं अभी, और एक्सटेंडेड वैलिडिटी जैसे फैसिलिटीज भी आपको मिल जाएगी। 18 अगस्त से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। जैसे ही सब्सक्रिप्शन लेते हैं बैच ज्वाइन कर लीजिए, आपकी तैयारी ऑटोमेटिकली बैचेस के साथ होती रहेगी। 19 अगस्त से मेरा मिडिवल हिस्ट्री का बैच स्टार्ट हो रहा है, इसको ज्वाइन कीजिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप प्लस सब्सक्राइबर हैं तो आप इन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं, और फिनिक्स बैच के अगर स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए तो ये क्लासेस ऑटोमेटिकली शेड्यूल्ड होंगी। तमिल भाषा में भी बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं।
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अनअकैडमी पर आपको स्पेशल सीरीज मिलेंगी क्लासेस की 14 और 15 अगस्त दोनों ही दिन। तो 14 अगस्त को मेरी क्लास शाम को 6 बजे होने वाली है। इसका लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट और टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगा, इसको ज़रूर देखिएगा। और 15 अगस्त को सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। कॉम्बैट होता है हर रविवार को, इसमें हिस्सा लीजिए, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट और स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। यहाँ पर आप फ्री टेस्ट सीरीज हैं, इनको अवेल करके प्रीलिम्स का स्कोर बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।